Now, to deliver the inaugural address, we welcome a visionary industry leader, Dr. Shahnawaz Sajid, Chief Executive Officer, HiQ Pharmaceutical. He brings deep insight on its strengthening quality, manufacturing excellence, and Pakistan's path to becoming a trusted global leader. तो लास्ट वीक मैं एक हॉस्पिटल जाने का इत्तेफाक हुआ मुझे। तो जब मैं हॉस्पिटल में गया तो मेरी आदत है, मैं बातें भी करता हूँ, कम्युनिकेशन भी करता हूँ। तो एक डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई। मैंने बोला किस तरह चल रही है, क्या चीज़ें चल रही हैं। वो कह लगा कि हमारे पास जो है ना वो पेशेंट की कमी नहीं है, सोल्यूशन की कमी है। तो जब उसने ये बात मुझसे की तो मेरे दिल पे बड़ी लगी कि क्या ये बोल रहा है कि मतलब मैं समझ नहीं पाया शुरू में कि ये बोल रहा है कि वी हैव नो लैक ऑफ पेशेंट्स बट वी डोंट हैव सोल्यूशंस। तो किन सोल्यूशंस की बात कर रहा है, और अगर ये एक डॉक्टर बोल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा पूरा हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर कितने इशू होंगे, क्या क्या इशू होंगे। अच्छा, ये जो बात है जो हुई मेरे साथ, ये पाकिस्तान में नहीं दुनिया के हर मुल्क के अंदर यही सूरत हाल रही है। लेकिन वो रफ्ता रफ्ता वो लोग इससे इवॉल्व होते रहे। मिसाल के तौर पे जब यूएस के अंदर स्मॉल जेनरिक से, स्मॉल मॉलिक्यूल से जब उनका सफ़र बायोलॉजिकल की तरफ गया तो उनको भी बिलीव नहीं था कि क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकेंगे सेल को, क्या वाकई। और आप देखें वो काफ़ी अरसे तक, सालों तक मुख्तलिफ दूसरे कंट्रीज़ ने उनकी बायोलॉजिक्स की और बायोसिमिलर्स की गाइडलाइन बनाकर अप्रूवल देना शुरू की, लेकिन वो हमेशा स्टक रहे। तो यही सेम सिनेरियो अगर आप देखते हैं तो इंडिया का भी था। इंडिया में भी जब उन्होंने फार्मास्यूटिकल को डेवलपमेंट करना शुरू किया तो दे स्टक्ड। आफ्टर दैट वंस दे क्रिएटेड दियर रोड मैप, उनका विजन सेम हुआ, तो अब आप देखें दे आर ग्रोइंग। सेम हैपन विद द वैक्सीन्स ऑल्सो। एट द टाइम ऑफ कोविड यही काम हुआ कि चीज़ें स्टक हुई एंड देन फिर जो है वो बाउंस बैक हुई। तो अगर आपकी विल होती है, आपके विजन होता है, तो आप किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से निकल सकते हैं। दिस वन। सो लेट मी स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन। सबसे पहली चीज़ कि हम अभी करंटली हैं किधर। ये जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं और जो डिस्कशन चल रही है, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। द गुड थिंग इज़ दैट जो लोग पिछली हमारे अभी पैनल डिस्कशन में थे उसमें मैंने वहाँ बात भी की थी कि नाउ वी आर सेइंग नॉट फॉर टुडे, नॉट फॉर टुमारो, वी आर सेइंग दैट वेयर विल बी इन 2030। नॉट as an industry, because every industry, if they are running like a corporate, they must have their vision 2026, 27, 28, 29, 30. But when you see about the other partner, अगर उनका विजन और आपका विजन अलाइन नहीं होता तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि वो ट्रेन की बोगी है, दो इसके जो डब्बे हैं वो अलग जा रहे हैं, दो डब्बे अलग जा रहे हैं। It has to be aligned. So what we'll discuss today, we'll discuss that what would be our vision of 2030, not only a pharmaceutical, not only a DRAP, not only a other partner like academia or other partner like hospital, हमारा कलेक्टिव विजन क्या होना चाहिए। अगर हमें अपना विजन पता होगा तभी उसी डायरेक्शन में हम अलाइनमेंट करेंगे और हमारी स्ट्रेटजी बनेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट वेयर वी आर नाउ। if you see that I travel a lot and meet lot of KOLs, डॉक्टर्स, एंड हमारी जो ड्रग की क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है दुनिया भर के अंदर। रीज़न ये है कि जो हमारी कंपनी एक्सपोर्ट करती हैं दे आर वेरी गुड। तो जो डॉक्टर लिखता है तो उसको वही रिजल्ट मिलते हैं एफिकेशियस वाइज। उसके बावजूद भी अगर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं हम इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट, तो आप में से कोई सिंगापुर गया है? सिंगापुर आपको पता ना, बहुत बड़ा मुल्क है। पता है कितना बड़ा मुल्क है? बहुत छोटा है। मेरे ख्याल से गुलशन इकबाल से भी छोटा है। आपको उनकी फार्मा एक्सपोर्ट पता है कितनी है? कोई बताएगा? 8.4 बिलियन डॉलर। कितनी? मैं वहाँ रहता था तो मैं सिंगापुर जाया करता था। मेरे ख्याल से गाड़ी के अंदर जो है ना वो 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाता है सिंगापुर। लेकिन 8.4 बिलियन डॉलर की वो एक्सपोर्ट करता है। तो रीज़न क्या है? और आप देखें कोई इनके पास कोई भी चीज़ अवेलेबिलिटी नहीं है, नॉलेज इकॉनमी, ठीक है। लेकिन और क्या, जब वो कंट्री स्टार्ट हुआ तो उन्होंने बोला भाई हमने ये करना है, ये विजन है, ये हमारी डायरेक्शंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव हैं, ये हमारे की प्रोसेस इंडिकेटर्स हैं,
और उसके तहत पूरे कंट्री ने काम करना शुरू किया। तो व्हाट वी आर रीडिफाइनिंग आवर ऑब्जेक्टिव, जिसके लिए रिजवान साहब ने सेशन किया कि हमारा 2030 का क्या विजन होना चाहिए, उसके लिए क्या चीज़ कर सकते हैं और अभी हम कहाँ पर और किस तरह में लेके जाना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम कहते हैं ना 80-20 रूल्स, व्हाट 20% वी हैव टू टच टू गेट द रिजल्ट ऑफ 80%. So right now Pakistan export, this is the good news that in last 1 year we have been increased by 34%. But the sad thing is what percentage of 34? Okay. So anyway, it's okay. Second is we are the largest domestic manufacturing base ready for digital application. So means that 600 कंपनियां, आपको पता है यूके में कितनी कंपनियां हैं? बहुत कम। सिंगापुर में 34 कंपनीज हैं। मलेशिया के अंदर कितनी कंपनीज हैं? मैं आपको बता देता हूँ कितनी कंपनी है। हर कंट्री में अगर सऊदी अरेबिया की देखें तो ओनली जस्ट 40 कंपनीज एंड द सऊदी मार्केट इज़ $10 बिलियन मार्केट। लेकिन अगर उनकी कंपनियां कम भी हैं लेकिन दे आर इक्विप्ड विद द डिजिटल टेक्नोलॉजी, वो हर चीज़ से लेस हैं। हम यहाँ हैं तो तादाद में क्राउड, बट हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं जा रहे। थर्ड थिंग इज़ दैट कि हमारे पास इवन अगर आप देखें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वर्कफोर्स। हमारे पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, जितने पास हमारे पास फार्मासिस्ट, केमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स हैं, इतने तो मेरे ख्याल से लोगों की कंट्री की पॉपुलेशन है। जितनी बड़ी पूरे मुल्क हैं उतनी बड़ी तो हमारे पास स्किल्ड लोग हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम IT में दूर हैं, ऐसा नहीं कि हमारी फार्मेसी या केमिस्ट्री या हमारी माइक्रोबायोलॉजी या इंजीनियरिंग जो है ना वो बिल्कुल थर्ड क्लास है। वी आर आवर एकेडमी आर वेरी गुड। तो व्हाट इज़ द लैकिंग? बट हमें अगर देखते हैं कि हम नेक्स्ट लेवल पे क्यों नहीं जा रहे, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारा विजन अलाइन नहीं है कि हमें SRA कंट्री या उन कंट्रीज में जाना है जिनकी मार्केट जो है वो हायर साइड पे है, ताकि हम अपने कंप्लाइंस को, अपनी रेगुलेशंस को, अपने स्टैंडर्ड को, अपनी प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास मैं होता हूँ, हम नहीं होते। हम जब बात करते हैं, अभी भी सुबह भी बात कर रहे थे कि एक इंडस्ट्री ने क्या करना है और रेगुलेटरी ने क्या करना है। दिस इज़ नॉट राइट क्वेश्चन। हमने क्या करना है, बिकॉज अगर वो ठीक कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे तब भी गलत है, और हम ठीक कर रहे हैं वो भी नहीं कर रहे तब भी गलत है। तो ओवरऑल हमें एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड हमारी जो एजेंसीज हैं, वी हैव टू बी ट्राइका, वी हैव टू वर्क टुगेदर। एंड अनदर थिंग इज़ दैट द डिजिटल इंटीग्रेशन। आज के ज़माने में अगर कोई बंदा नोकिया 3310 रखा हुआ है तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अपनी इंडस्ट्री को उन्होंने 3310 बनाया हुआ, उस पर कोई बात नहीं करता कि आपने इसको डिजिटलाइजेशन क्यों नहीं किया हुआ। ये भी तो आप आईफोन उसको रखें या सैमसंग का कोई फ़ोन रखें, लेकिन उसके अंदर कोई तवज्जो किसी को देने की ज़रूरत नहीं। बोले नहीं ठीक है, जैसा चल रहा है चल रहा हो, सही है। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं जिसको हम टर्न कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर। इसी तरह हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इसके अंदर जैसे कि मिसाल के तौर पे आप किसी एक हॉस्पिटल जाते हैं, फिर वो आपसे दूसरे डॉक्टर के पास आते हैं, बोलता है भाई रिपोर्टें लेकर आओ, आप रिपोर्टें लेके जा रहे होते हैं। अच्छा, और जब पेशेंट कोई जाता है तो वो इतना बीमार होता है आमतौर पे वो बता भी नहीं पाता सिम्टम्स को। तो अगर हमारा सिस्टम रोबस्ट हो, डिजिटल हो, यानी एक सिस्टम, 1 EMR, एक फाइल जो हर पूरे पाकिस्तान में जा रही हो, तो आप सोचें कि हमारी डायग्नोसिस कितनी अच्छी हो सकेगी, रिकॉर्ड कीपिंग कितनी अच्छी हो सकेगी। तो उसको भी डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है। So now we'll discuss that in order to achieve our 2030 vision, we have to be stated in very bold form. हमें क्या करना चाहिए? तो we have to be see these pillars. These are the things. If we will do it, inshallah, surely we will reach our destiny. First thing is that हमारी जो पाकिस्तान है, इधर सबसे बड़ी जो ख़राबी है वो ये है कि हम R&D बेस, हमारे पास कंपनियाँ नहीं है, रिसर्च ड्रिवन बेस कंपनियाँ नहीं हैं। और हम लोग अगर आप देखेंगे भी तो मेजॉरिटी ऑफ द PhDs अगर आप उनको देखेंगे कैरियर के अंदर, मुझे मत लीजिएगा, मैं भी भेज दूँ, ठीक है, वो एक्सेल नहीं कर पाते। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ में जब अपना PhD कर रहे होते हैं तो दे वांट टू डू इन्वेंशंस। दिस नॉट एरा ऑफ इन्वेंशन। ये कोई इन्वेंशन का एरा तो नहीं है, इन्वेंशन का एरा तो 200 साल पहले था। दिस इज़ द एरा ऑफ इनोवेशन, यानी वो काम करें जिससे आप रिसर्च करके फ़ायदा कर सकें।
यानी आप ह्यूमैनिटी को फ़ायदा कर सकें, फाइनेंशियली फ़ायदा कर सकें, लेकिन बिकॉज ऑफ द लेस कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द एकेडमिया, वो उनको कोई गाइड नहीं करता कि उनको क्या करना चाहिए। तो हमें सेकंड चीज़, हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी है, दे ऑल्सो ऑफ लैक ऑफ R&D। वहाँ पर भी जो R&D होती है उसको हमें नेक्स्ट लेवल पे लाने की ज़रूरत है, ताकि हम वो प्रोडक्ट बना सकें जो दुनिया के किसी भी मार्केट के अंदर अप्रूव हो सके। इसी तरह हमारा जो सिस्टम है वो काफ़ी डिले है। यू नो व्हाट हैपेंड सम टाइम कि सबसे बेहतर स्ट्रेटजी क्या होती है? डिले स्ट्रेटजी। अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो, अगर आपको कोई डिसीजन लेने में मुश्किल हो रही है, आप कोशिश ये करें कि उसको इतना लिंगर ऑन करें कि आपकी टर्म ख़त्म हो जाए। सबसे आसान है, आप डिसीजन लेंगे, हो सकता है सही हो और चांसेस हैं गलत होने के, तो थोड़े से चांसेस जो गलत होने के, उसके लिए ज़रूरी है कि आप डिले टैक्टिक लेकर आगे चलते रहें। ठीक है, माइट बी पॉसिबल शायद पॉलिसीज़ चेंज हो जाए या कोई और दूसरा आके इम्प्लीमेंट कर दे। हमें वी हैव टू इम्प्रूव अवर GMP प्रैक्टिसेस, बहुत ज़रूरी है हमें। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट द पिक्स, हम कहते हैं कि PICS आप कराएं या WHO कराएं, नॉट ओनली फॉर द एक्सपोर्ट पर्पजेज़। हमें ख़ुद को देखना चाहिए कि जो हमारे लोग भी मेडिसिन खाते हैं वो अच्छी GMP फैसिलिटी में एक मेडिसिन हम लोग वो खाएँ। इसी तरह एडॉप्ट 4.0, फार्मा 4.0, यानी हम टोटली डिजिटलाइजेशन पे जाएं। देखें, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब के साथ हमारे मूड होते हैं, हमारे दिन होते हैं, हमारा मिजाज होता है, और सुबह निकले कैसे हैं, शाम में क्या, और हमारे घर के साथ क्या होते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट द मशीन्स, डू दे हैव मूड्स? उनकी क्या बेगम उनको कुछ कहती सुबह उठ के? मशीन की नहीं कहती, है ना वो बेचारे आ रहे हैं रास्ते में, उनको गाड़ी लग जाए, मशीन की गाड़ी तो नहीं लगेगी ना। तो मशीन जो होती है वो जो जिस तरह उसको बताया जाता है डिजिटली, वो वैसे ही करती है और रिप्रोड्यूस करती है। इट इज़ रोबस्ट। जब तक आप ह्यूमन इंटरवेंशन को कम नहीं करेंगे अपने कामों में, तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी हमेशा क्वेश्चन रहेगी। तो व्हाट वी नीड कि हमें डिजिटलाइजेशन करने की ज़रूरत है, हमें इंडस्ट्री को 4.0 पे ले जाने की ज़रूरत है। वी मस्ट हैव अ प्रिडिक्टिव क्वालिटी सिस्टम। हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत प्रिडिक्टिव होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। जब भी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे कि एंड इट हैज़ टू बी अलाइन, फॉर एग्जांपल लाइक इफ़ वी हैव अ QMS सिस्टम, इट हैज़ टू बी अलाइन विद द अदर पार्टनर्स। ऐसा ना हो कि एक का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कुछ और कहता है और आपका कुछ और कहता है। तो हमें एक बेसिक स्टैंडर्ड पे आने की ज़रूरत है। जब आप बात करते हैं PICS का मकसद ये होता है कि ये कंट्रीज़ के जो रेगुलेटर्स हैं, इनकी पॉलिसीज़ SOPs जो हैं वो अलाइन है। आप इनको पढ़ें या इनको पढ़ें, दोनों एक ही होंगी। तो आप इनको अगर रिव्यू कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली रिजवान साहब के जो डोजर है वो ऑटोमेटिकली रिव्यू हो जाएगा। इसी तरह ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, जो मैंने बताया आपको, ये जो डाटा होता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई बात कर रहे हैं और उसके पीछे डाटा नहीं है तो वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? रूमर्स कहते हैं। ठीक है, और डाटा कहाँ से आता है? डाटा आता है ऑटोमेशन से। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ अपने घर के आने जाने को एक पेपर पे लिखना शुरू कर दें, 40 दिन के बाद उसको आप रिकंसाइल नहीं कर सकते। मैं आपको शर्त से कह दूँ, ऐसा है, 40 दिन के बाद रिकंसाइल नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसको आप डिजिटलाइज कर देते किसी चीज़ को भी, तो आप उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं, और उससे कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, और उससे इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। वो कहते हैं अगर आपने मेजर नहीं किया तो इम्प्रूव नहीं किया, ये कहते हैं ना। तो मेजर कैसे करेंगे? इफ़ यू नॉट हैव अ डाटा एंड यू हैव अ डाटा विच यू हैव टू एक्सट्रैक्ट इट इन 5 days एंड यू वांट टू रिड्यूस 1 day, तो व्हाट इज़ द फन ऑन इट? यानी आप चाहते हैं कि एक दिन कम हो जाए और उसके लिए 4 दिन की मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह आप वी हैव टू बी प्रमोट बायोटेक्नोलॉजी एंड द न्यू थेरापेटिक डोजेज फॉर्म। ये हमारा हक है कि हम भी जो लेटेस्ट इलाज आ रहे हैं, लेटेस्ट मेडिसिन आ रही हैं, उसकी एक्सेस हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द सेकंड मेन पिलर विच इज़ data, patient safety and data integrity. This is the most important thing. If you see the third world country, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊँ कि मैं किसी जैपनीज़ के साथ काम कर रहा था, 4-5 जैपनीज़ थे उनके साथ। तो मैंने उनको 4 से 5 दिन तक हम उनसे बात करते रहे, और बाद में वो जो उनसे बात करती थी, जो टीम थी, वो उस पर मनूहन यकीन कर लिया करते थे। तो 4 दिन पे लगा कि यार हमें यह लगा कि शायद
ये नोट कर रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि हम 80-90% तो सही बोल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि थोड़ी सी जो है सही नहीं है, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट बनाई और ओके कर दिया। उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आया, बाद में जब मैं थोड़ा सा मैच्योर हुआ तो मुझे समझ में आया कि वजह क्या थी। वजह ये थी कि इंसान जो है ना, वो हर दूसरे इंसान में अपने आप को तलाश करता है। वो लोग झूठ नहीं बोलते, तो उनसे आप जो भी बात कहते हैं ना, वो समझते हैं हम भी सच बोल रहे हैं। और आप लोग अपने दिल से बताइएगा, हम जब भी किसी से बात करते हो हमें ये लगता है ना सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है, ऐसा है ना। तो बहसत कौम हमारी डेटा इंटीग्रिटी का इशू है। हमारा डाटा भले पेपर पे हो या हमारा अपना पर्सनल डाटा हो, उसमें इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम रहता है सामने वाली का, और सामने वाला भी हमारी इंटीग्रिटी पे हमेशा शक रखता है कि यार ये सच नहीं बोल रहा होगा, ये झूठ बोल रहा होगा, ये कहानी करा रहा होगा। So as a nation, we have to correct data integrity, not only the papers. I think so. That is very, very important for us. And also, we have to be what we have to do, like PV, the pharma vigilance. We have to AI based. तो हमें अर्ली सिग्नल्स मिलना शुरू हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो कि अगर हम अर्ली पिक कर लें तो उससे हम बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसको भी डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है। इसी तरह जो हमने बात बताई कि इंश्योर 1 पेशेंट 1 ID फॉर एक्यूरेट मेडिकल हिस्ट्री, ये भी हमको डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है। बहुत इससे फ़ायदा होगा। डॉक्टर का कितना टाइम बच सकता है, यानी अगर आपने एक अपॉइंटमेंट लिया हुआ है तो डॉक्टर आपके मिलने से पहले उसको पता होगा कि मैं इसको से क्यों मिल रहा हूँ। एंड ये सिस्टम, इसका सिस्टम मलेशिया में है। अच्छा, इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग है इसके जितने भी सिस्टम हैं, अगर हम बात करें अपने रेगुलेटर्स की या हमारी कंपनीज़ की, उसको भी डिजिटलाइजेशन करने की और कनेक्टिविटी का फ़ायदा है। आपको भी पता होगा कि बहुत सारे दफ़ा पहले ये होता था कि आप कभी कोई डोजर फाइल करते थे या मेडिकल डिवाइस फाइल करते थे, वो 2-2 साल 3-3 साल तक चीज़ें नहीं रहती थी। इसी तरह आपको पता नहीं होता कि आपकी फ़ाइल किधर है। सेम हैपन इन योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, बट वंस यू डिजिटलाइज यू नो वो किस जगह पे और क्यों रुका हुआ है। अगर रुका हुआ है तो उसका लीड टाइम कितना है, और अगर आपका वहाँ पर एक LOA बना हुआ है तो आप बोल भी सकते हैं कि भाई ये 30 डेज से ऊपर हो गया, इसका आप जवाब दें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं US FDA के लिए फ़ाइल करता था, मैं FDA प्लांट मैंने चलाए बनाए। वहाँ पर आप जब फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग की फ़ीस बहुत होती है, $2 लाख और $1 मिलियन। $2 लाख होती है जेनरिक की और $1 मिलियन होता है क्या नाम है बायोलॉजिकल्स की। लेकिन वो आपको गोल डेट देते हैं 10 महीने की। अगर 10 महीने में उन्होंने डिसीजन लेना है, या तो अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, तो वो कब हो सकता है? 10 महीने कब से गिने आएंगे? अगर मेरे पास तो फाइल मिली नहीं, मेरे से कोई देख ही नहीं गया, या मैंने अगले को दी, उसने गायब कर दी। अनटिल अनलेस इट डिजिटलाइज ना हो और आपके पास डैशबोर्ड ना हो, डैशबोर्ड के ऊपर यू कैन सी कि आप इस वक्त किधर हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज what is the outcome what we want. The first outcome what we want कि हमारे सिस्टम अच्छे हों, दवाएं एफिकेसियस हों, हॉस्पिटल सिस्टम अच्छे हों, डॉक्टर के पास इंफॉर्मेशन हो, हमारी जो एक्सपोर्ट हो वो बढ़े, ताकि हमारे मुल्क जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सके। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि जो हमारे ग्लोबल SRA हैं, स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, उनको हमें फॉलो करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमारी ड्रग्स की जो रिकग्निशन है, एक्सेप्टेबिलिटी है, वो दुनिया भर में हो सके। इसी तरह हमें AI को लेवरेज करना चाहिए। बिलीव मी, अभी 1000 चीज़ें ऐसी हैं जो पहले मैं बहुत देर में क्या करता था, या सेक्रेटरी को देता था या किसी को देता था। अब क्या करता हूँ, मैं खुद ही AI के ज़रिए करा लेता हूँ 10 चीज़ें। तो AI इज़ अ वेरी वेरी गुड टूल टू एक्सपेडाइट थिंग्स एंड एक्यूरेट ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ ड्रिवन थ्रू द डाटा। इसी तरह हमें जो हमने बात बताई कि डाटा इंटीग्रिटी इज़ द इम्पॉर्टेंट, यानी आपकी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे फंडामेंटल्स हों वो ये हों कि जो हम करेंगे वो ही सही लिखेंगे, इसके अलावा आगे पीछे कुछ नहीं करेंगे। और हमारा ईमान भी यही कहता है, हमारा मज़हब भी यही कहता है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट वैलिडेशंस, हमें जो हमारे ये जो एक्सपोर्ट देखते हैं, एक्सपोर्ट के अंदर डिफरेंट रीजन्स होते हैं और हर रीजन की में कुछ
कॉमनैलिटी होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई एक रीजन है वहाँ पर प्रोडक्ट भी एक जैसी होंगी, अक्रॉस द ग्लोब नहीं होंगी, उनके स्टैंडर्ड भी एक जैसे होंगे। तो हमें वो देखने की ज़रूरत है कि एज अ पाकिस्तान फॉर पाथ वाइज फॉर 2 years वेयर वी हैव टू गो एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर इट, as well as we have to be develop more PICS plant. Right now we have 11 plants which have been approved by the either WHO or PICS or any other SRA countries. So our short term export goal has to be a 3 billion, ठीक है, और हमारा लॉन्ग टर्म गोल है 30 but I'll say $10 billion, ठीक है। तो हमें ये लगता है कि हम सिंगापुर को बीट कर सकते हैं, हमें क्या ये लगता है कि एक छोटा कंट्री लाइक जॉर्डन को बीट कर सकते हैं, हमें क्या लगता है दुनिया में इतने छोटे छोटे मुल्क हैं लेकिन उनकी एक्सपोर्ट जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर में है और हम आज तक जो है ना वो $1 बिलियन भी कभी क्रॉस नहीं कर पाए। तो वी होप दैट कि अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते हैं, हम वी हैव प्रपोज दैट कि वी मस्ट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन विद द एकेडमिया, with the healthcare system, with industry and the regulatory agency, तो हमारा सिस्टम जो है ना इम्प्रूव होगा। इसी तरह हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम इको सिस्टम में बनाना है, उनको हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत है पूरे सिस्टम को। अगर हमारा हेल्थ सिस्टम पूरा इको सिस्टम हमारा कनेक्ट हो जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी बहुत सारी रिडंडेंसियाँ ख़त्म हो जाएं, वो चीज़ें जो कि हम अननेसेसरी करते हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप देखेंगे कि होता ये है कि सम टाइम आप किसी डॉक्टर के पास आते हैं, वो आपको टेस्ट लिख के देता है, आप किसी लैब में जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, अगले हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी और बच के कहता है ये तो मैं इसकी रिपोर्ट ही नहीं मानता। तो वो पेशेंट कितनी मुश्किल से वहाँ लैब कराने गया था, उसने कितनी मुश्किल से पैसों का वो टेस्ट कराया होगा, यहाँ टेस्ट सस्ते तो नहीं है, लेकिन वो क्या कह रहा है मैं इस लैब को नहीं मानता, मैं इस लैब को मानता हूँ। और सम टाइम तो कहते हैं मैं उस डॉक्टर को भी नहीं मानता जिससे आपने कराया है, मुझसे आप दोबारा करा लें। सही है, वो दोबारा CBC टेस्ट करा रहा है, कोलेस्ट्रॉल करा रहा है, मसला उसको है नहीं लेकिन वो टेस्ट करा रहा है, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी नहीं है हमारे पास। इफ़ वी हैव एवरीथिंग ऑन डिजिटल वी मस्ट हैव मोर ट्रांसपेरेंसी ऑन इट। इसी तरह हमें पेशेंट सेंट्रिक इनोवेशन करना होगा जिसमें ई प्रिस्क्रिप्शन एंड रिमोट केयर भी होगी। मिसाल के तौर पे वी हैव पाकिस्तान इज़ अ वेरी बिग कंट्री एंड you cannot provide the health facility till to the our end। तो हमें ई केयर सिस्टम होते हैं जिसके अंदर जो आपको पता होगा दुनिया भर में होते हैं, वहाँ पर आपके डॉक्टर्स होते हैं, तमाम होते हैं, वो मोबाइल उनकी वैन होती हैं, वो थ्रू ई कनेक्टिविटी जो है ना, क्योंकि देखें इलाज का हक़ तो हर इंसान को, ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े शहर में रहते तो हम कर सकें, तो हमें वो कनेक्ट करना होगा उन लोगों को जो गरीब हैं, जो कि आ नहीं सकते। ये तमाम चीज़ें हमें अपने विजन में रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन? Thank you, Shahnawaz Saab, for a wonderful presentation, and always it is a pleasure to meet you every time. सर थोड़ा सा ये बताएं कि जो आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, यू टॉक अबाउट सिंगापुर, यू हैव ट्रेवल्ड अ लॉट ऑफ कंट्रीज़, ठीक है। मैं एक छोटी सी मिसाल सिर्फ ये दूंगा कि अभी मैं चूँकि MBBS डॉक्टर हूँ, तो एक मेरा प्रोजेक्ट था PhD के अंदर AI, एडॉप्शन ऑफ AI, तो उसके हवाले से मैंने अपने डॉक्टर्स से बात की UK के अंदर। अब मैं UK की बात कर रहा हूँ, तो जब मैंने उनसे बात की कि भाई AI के बारे में आपका क्या ख्याल है और आपके यहाँ एडॉप्शन कैसी है, तो उस पर जवाब ये मिला मुझे कि टाइम लगेगा, इट्स अ हाइप, इट्स जस्ट हाइप, और ये AI इज़ अ बज़ वर्ड। तो आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, जैसे यू टॉक अबाउट सिंगापुर, यू टॉक अबाउट US, यू टॉक अबाउट UK, फार्मा में बहुत तेज़ी से AI अडेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बीइंग अ लीड, एंड आप CEO भी हैं एक कंपनी के और बाकी एक PPMA के लीडर्स में से भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें अपनी स्पीड को 1x पे चलाना पड़ेगा, या जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ, या जो और लोग कहते हैं कि 10x पे लेके जाना पड़ेगा, और वो क्या ऐसे स्टेप्स होंगे
कि जिससे हम तेज़ी से जो है वो आगे जा सकते हैं। ऑल्दो ये हमारे पैनल में एक डिस्कशन होगी, लेकिन आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए ये सवाल है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सबको सही में आया होगा। इसके दो पहलू हैं। पहली कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जवाब नहीं, सवाल खुद होता है। मेरी ये थ्योरी है कि अगर सवाल आप समझ लें तो जवाब देना आसान हो जाता है। So when we ask this question, how do you think that whether the AI will be contribute in the pharma with the UK doctor, I think he didn't understand what is the crack of the question. That we are using AI since a long. For example, whenever we call to Food Panda or any rider app and they bring the food immediately, how they do it? कैसे करता है वो? आपको पता है कैसे करता है? आप फ़ोन करते हैं, आप ऐप खोलते हैं, ऐप खोल के ज़मान साहब इसमें बड़े डिटेल से आपको बताएंगे इस बारे में। आप जैसे ही इसे खोलते हैं उसके बाद करीब का आपके पास एक रेस्टोरेंट आ जाता है, मैं इसको भी वहाँ लेके जाऊँगा, और फिर उसके बाद एक राइडर भी असाइन हो जाता है अचानक से, और वो राइडर आपका फूड तब वो पहुँचता है तब जब वो आपका फूड वहाँ बन चुका होता है, उस वक्त वो राइडर को असाइन होता है, और वो राइडर वहाँ से उठाता है और आपके पास ले आता है। तो अगर ये मैं देखूँ तो इस तरह के हमारे 500-800 लोग बैठे होते होंगे, और जैसे ही ऑर्डर आता होगा वो देखता होगा, उसके बाद वो फ़ोन करता होगा, फ़ीके देखो कहाँ पर है, फ़ीका कहाँ है, कामी कहाँ है, इस तरह नाम लेता होगा। देखा है ना, एयरपोर्ट पे आते हैं तो आवाज़ लगाते हैं वो ले आओ टैक्सी। तो वो इस तरह काम करता है? नहीं काम करता। वो AI बेस काम करता है। उसके पास जोन्स होते हैं। वो क्या करता है कि जहाँ से ऑर्डर आता है उस जोन को देखता है, उस जोन में देखता है कि करीब में कौन कौन से रेस्टोरेंट खुले हुए हैं इस वक्त, और फिर उनका मेन्यू भी अपडेट कर देता है। मिसाल के तौर पे सुबह में अलग है, दोपहर में अलग है, रात में अलग है। ये कौन कर रहा है? वहाँ बैठा हुआ वो मैनेजर तो नहीं कर रहा, ये AI कर रहा है। वो उसको बताया हुआ है कि हमारी सुबह में से लेके 5 बजे तक ये मेन्यू होता है। फिर उसके बाद जैसे ही आपका ऑर्डर जाता है, मैं फिर उसको फार्मा पे लेकर आऊँ, जैसे ही वो उस पर जाता है वो ऑटोमेटिक, तो हमारा क्या हुआ, हमारी ज़िंदगी आसान हो गई। अगर आप देखें ना, अगर मैं आपको 1000 एग्जाम्पल दूँ, इसी तरह अगर आप टैक्सी को बुक करते हैं, सेम प्रोसीजर किसी तरह करते हैं। अब तो वो आता है कि आप उससे फेयर भी बार्गेन करते हैं। वो फेयर बार्गेन के लिए कोई बंदा बैठा होता है कि 500 नहीं 400 लूँगा, पहले तो हम किया करते थे ना। तो इसी तरह फार्मास्यूटिकल के अंदर AI तो वैसे इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब AI की वो डेफिनेशन क्या लेते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द R&D, yes, AI predict you more. फॉर एग्जाम्पल लाइक इंस्टेड ऑफ डूइंग अ 50 एक्सपेरिमेंट, हम थ्रू AI 5 कर सकते हैं, द बेस्ट वन। गॉट इट? इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस हैं। थ्रू AI दे कैन गिव यू लॉट ऑफ ऑप्शन, बट AI विल नॉट गिव द डिसीजन। अगर जिस दिन उसके हाथ में डिसीजन आया, दुनिया तबाह हो जानी है। वो डिसीजन नहीं लेता, वो बताता है भाई ये है, कर लो। तो वो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर इकोसिस्टम, वी मस्ट हैव AI बेस। फॉर एग्जाम्पल लाइक दे आर द एप्लीकेशन, लॉट ऑफ हेल्थ केयर एप्लीकेशन। व्हेन यू सेलेक्ट दैट यू नीड दिस टाइप ऑफ डिजीज़, दे विल टेल कि आपके करीब में कौन सा वो डॉक्टर है बैठता है। ऐसा है, नाम नहीं ले रहा, बड़ा प्रमोशन हो जाएगी इनकी। हाँ ऐसा है, वो बताएगा कि इधर आपके इस टाइम पे बैठता है, और इसके साथ 4 डॉक्टर और हैं जिनकी फ़ीस भी कम है, और अगले स्टेप में बोलेगा यहाँ से उसका एक्सरे भी करा लो, वहाँ से उसका कमीशन हो गया। ठीक है, गॉट इट? तो AI वी आर यूजिंग, श्योरली योर क्वेश्चन इज़ वेरी लॉजिकल कि हम कितने एक्सटेंड तक इसको आगे लेके जाएंगे। जितना इसका पोटेंशियल है हम उस लिहाज से बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे। हम तो अभी ट्रेस एंड ट्रेक में पीछे लगे हुए हैं कि यार करके कम से कम मेडिसिन तो पता चले कि किधर जा रही है। आपको पता है US में किस लेवल, मतलब उनको ये पता होता है किस घर में दवा रखी है। सही, हमें तो ये नहीं पता कौन सी जी कब बनी थी। हमारे पास तो ये नहीं पता होता कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के बाद कितना स्टॉक पड़ा। ठीक है, दैट्स वाई आई थिंक वन थिंग आई मिस्ड इट। हमारे पास एक जो है वो सप्लाई चेन की बहुत ज़रूरत है कि हम उसको डिजिटलाइज कर सकें, क्योंकि वजह ये होती है कि कुछ जगहों पे हमारे पास दवाओं की शॉर्टेज होती है, और वही दवा किसी एक इलाके में एक्सेस में पड़ी होती है और जो एक्सपायर होकर वापस आती है। तो व्हेन वी डू द डिजिटलाइज आवर ERP सिस्टम सो एक्यूरेट दैट कि वो हमेशा उसको बैलेंस भी कर देगा। मेरा ताल्लुक एकेडमिया से भी है। मैं टॉक करूँगी इंडस्ट्रियल एकेडमिया लिंकेज से, जो बहुत उसमें काम कर रहा है। जो एकेडमिया काम कर रही है, जो थीसिस एमफिल PhD प्रोड्यूस हो रहे हैं,
वो डिफरेंट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पेपर, हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, नैनो टेक्नोलॉजी और सो ऑन, जो उनकी है क्रैप टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, स्टेम सेल्स में। लेकिन इंडस्ट्री इसके लिए तैयार नहीं है। तो जो इंडस्ट्रियल एकेडमिया गैप है, एकेडमिया की तरफ से आप लोगों की रिप्रेजेंटेटिव, और जब हम लोग आपकी तरफ जाते हैं तो इंडस्ट्री इज़ नॉट विलिंग टू ओपन इट। हत्ता कि हमें दरवाजे से भी कह के भगा दिया जाता है कि आप घर अंदर नहीं है। तो हाउ कैन ब्रिज, तो हमें क्या पता होगा कि हम किस तरह से अपनी रिसर्च करें और आपको किस तरह से सपोर्ट करें। हमारे लॉट ऑफ PhD इन पाकिस्तान आर जॉबलेस, और वो उनको कहा जाता है कि यू मूव्ड अब्रॉड। तो हाउ कैन वी, हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पैदा होते हैं, यहाँ सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपनी पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर सकते ड्यू टू द रिजिड बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्री। हाउ कैन ब्रिज? दिल से बोलूँ या ऐसे ही बोलूँ? सर दिल से बोले ना। दिल से बोलूँ, फिर आप सुनिएगा। अच्छा ओके। अच्छा, मेरे पास एक जैपनीज़ आया। आपको पता है जैपनीज़ क्या खाते हैं? रॉ खाते हैं ना, मिर्ची नहीं खाते, रॉ चीज़ें खाते हैं, तभी उनकी लाइफ 120-110 साल है। मेरे पास आया तो मैंने कहा यार इसको मैं मज़े की चीज़ खिलाऊँ, निहारी पे ले गया उसको। वो कह रहा है ये क्या खिला रहा हो भाई, मैं नहीं खाता। मैं कहा सबसे मज़े की होती है, सबसे ज़बरदस्त है। उसने बोला मैं नहीं खाऊंगा। फिर मैं आगे ले गया, उससे पाई खिलाया, मैं दिखाया, वो कह रहा है ये क्या खा रहा हो तुम? जो वो खाना है उसने वो खाना है ना, मेरे नाहरी और पाए उसको पसंद नहीं आने। तो what we have to do, we have to see those things which you in academia is doing and what we need. Are you getting my point? हमें तो inventions नहीं चाहिए, we don't require any invention, we have some gimmicks. हमारे पास कोई कहता है कि नैनो पार्टिकल है, नैनो पार्टिकल पे शुरू कर देते हैं हम, X पे Y पे। हम वो नहीं देखेंगे जिसके ज़रिए हम इनोवेट कर सकें। अगर हम एक ड्रग बना लें या एक टेस्ट बना लें, वी कैन जनरेट मिलियंस ऑफ डॉलर। आपको पता है कि इसमें दोनों का नुकसान, दोनों का इशू है। इंडस्ट्री वाले समझते हैं कि एकेडमिया के लोग जो हैं वो एक अलग डायरेक्शन में काम करते हैं, और एकेडमिया वाले समझते हैं कि हम जो काम करते हैं वो अलग हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने मलेशिया में तकरीबन 3 यूनिवर्सिटी को कोलैबोरेशन, देखिए हम इंडस्ट्री के पास सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एकेडमिया की। आपको पता है वो क्या है? 2 चीज़ें, एक है ह्यूमन रिसोर्स, सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और तीसरा टाइम, कि तीनों यूनिवर्सिटी के पास होते हैं। यानी फ्री की हमें स्किल्ड, ज़बरदस्त, फ्रेश माइंड के स्टूडेंट्स, ऑल यूनिवर्सिटी आर इक्विप्ड विद द ऑल गुड इक्विपमेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग माशाल्लाह मेहनत करके इक्विपमेंट ले लेते हैं लड़ कर। और तीसरा, दीज स्टूडेंट्स हैज़ टाइम ऑल्सो। तो अगर उसको क्लब करें, हम राइट डायरेक्शन में लेके जाएँ, तो ये नॉट ओनली ये एकेडमिया के लिए फ़ायदा होगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है। प्रोजेक्ट देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जब तक आप इंडस्ट्री को लेके नहीं आएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हम इसके लिए जब इंडस्ट्री जाते हैं तो इंडस्ट्री नॉट विलिंग टू ओपन, बिकॉज दे आर रिजिड। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा। मैम, आई एम द रजिस्ट्रार ऑफ सलीम हबीब यूनिवर्सिटी, और उससे पहले मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ। तो आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ लीडिंग मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, मेडिकल, रेगुलेटरी, सारे मैंने लीड किए हैं। और एक्चुअली आई एम वर्किंग एज अ फिजिकल ब्रिज बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। तो सलीम हबीब यूनिवर्सिटी का अगर आप वेबसाइट पे भी जाएंगे ना, तो उसमें है रिसर्च, आइडिया, प्रोडक्ट एंड इम्पैक्ट। तो वी आर वर्किंग विद द इंडस्ट्री मेंटोर्स, और तकरीबन 2000 इंडस्ट्री मेंटोर्स हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, और हम डे 1 से उनको एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, और डे 1 से वो प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। हमारे फार्मेसी के बच्चे जो है वो जेल बना रहे हैं, हमारे फार्मेसी के बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, बायो साइंस भी काम कर रहा है, इसी तरीके से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले मेडिकल डिवाइसेस की डायरेक्टरी भी बना रहे हैं, और मेडिकल डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जो है मैं जो समझता हूँ कि अब इंडस्ट्री और एकेडमिया में बहुत इस तरह के इवेंट्स हुए हैं। वो वाली सोच जो आप कह रहे हैं कि दोनों मिल के साथ बैठे, वो नहीं है। क्योंकि जब मैं वहाँ था तो मुझे पता था कि इंडस्ट्री को आज प्रोडक्ट चाहिए एज ऑफ यस्टरडे, बिजनेस चाहिए एज ऑफ यस्टरडे। एकेडमिया, चूँकि मैं खुद काम कर चुका हूँ, मुझे पता है कि हम प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़ पे बात करते हैं। HEC ने एक और चीज़ लॉन्च की है, दैट इज़ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर्स अपॉइंट करने के ऊपर जो है वो इजाज़त दे दी है। वो लोग जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, दे कैन जॉइन इन एकेडमिया एज प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस।
तो चीज़ें बहुत हद तक बदल गई हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो हमारा भी विज़न है, और आज भी देख लें कि हम इंडस्ट्री और एकेडमिया साथ बैठे हुए हैं, तो अगला जो पैनल डिस्कशन है उसमें मैं भी मौजूद हूँ और इंडस्ट्री भी मौजूद है। जी, एनी क्वेश्चन, और अगर है किसी का तो सेशन के बाद भी कर सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Sajid, for such an enlightening presentation.